नमस्कार, मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको EL 360 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन के अंतर्गत इंटीग्रेटर सर्किट के बारे में, जो कि यूजिंग ओपैम्प होता है, उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओपैम्प आईसी एक मल्टीटास्किंग आईसी है। ये कई कामों में आती है, जैसे कि आप इससे सिग्नल्स का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऑसिलेटर बना सकते हैं, एम्पलीफायर बना सकते हैं, इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर सर्किट्स भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेटर सर्किट्स के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, आप देखिए। यहाँ ओपैम्प है और साथ ही जो हमने फीडबैक सर्किट में जो जनरली यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है, उसकी जगह मैंने कैपेसिटेंस का प्रयोग किया है, CF, जो कि फीडबैक कैपेसिटर भी कहलाता है। तो यहाँ से आप देखिए, आप जैसे जानते हैं कि ओपैम्प में दो टर्मिनल होते हैं। जैसे पहला इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि नेगेटिव पे है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने सप्लाई और फीडबैक रेजिस्टेंस दोनों ही इन्वर्टिंग इनपुट पर लगाए हैं। तो इससे हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो डायरेक्टली ग्राउंड में कर दिया है। तो अब हम जो आउटपुट लेंगे वो RL लोड पर आउटपुट आपको प्राप्त होगा। इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो आउटपुट होगा वो इंटीग्रेशन फॉर्म में मिलेगा, यानी कि जो इनपुट सिग्नल आप दोगे वो आपको आउटपुट में इंटीग्रेट होकर के आपको मिलेगा। तो जैसे आप कोई भी वेवफॉर्म दे सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर वेव हो, साइन वेव हो, जो भी वेव आप देंगे तो उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म उसमें मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन समझाऊंगा, फिर हम फाइनल इक्वेशन ये निकालेंगे कि जो आउटपुट है वो इनपुट का इंटीग्रेशन होकर के आपको मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। हमने दो नोड बनाए हैं यहाँ पे, V1 और V2 मान लिया यहाँ पर, और उसके बाद मैं KCL लगाता हूँ एट नोड V2 पर। तो नोड V2 पर KCL लगाने पर हम ये देख रहे हैं कि जो I1 करंट है, यानी कि नोड पर आने वाली धारा और डिवाइड होने वाली धारा, यानी कि जाने वाली धारा, दोनों का योग किया गया है। आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो ड्यू टू हाई इंपिडेंस ऑफ ओपैम्प, ये ओपैम्प आपका लगा हुआ है यहाँ पे, इसका हाई इंपिडेंस होने के कारण इसके अंदर जो IB धारा है वो नेग्लिजिबल ड्रॉ होती है, यानी कि इसके अंदर IB बहुत कम मात्रा में फ्लो होती है। तो हम कह सकते हैं कि IB इज नियरली इक्वल टू 0। तो ड्यू टू हाई इंपिडेंस ऑफ ओपैम्प हम मान सकते हैं कि IB का मान 0 है। अब इसमें IB हम इस इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो ये अपने पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, I1 इक्वल टू IF। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देते। तो अब हमें I1 और I2 का मान प्राप्त करना है, I1 और IF का मान प्राप्त करना है, जो कि हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, और उससे हमें आउटपुट और इनपुट का इक्वेशन प्राप्त होगी। तो मैं I1 यहाँ कह सकता हूं कि Vin, यहां से आप I1 निकाल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू Vin माइनस V2 ओवर R1। जो रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है वो डिवाइड में आएगा, Vin माइनस V2 अपॉन R1। तो ये I1 का मान हो गया। और IF का मान निकालने के लिए देखिए, ये कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो हो रही है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब कोई करंट फ्लो होती है उसका मान होता है IC इक्वल टू C dV by dt।
IC इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका अवकलन डीवी बाई डी टी इंटू सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हम यहाँ IF का मान भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये रब कर देता हूं। तो IF बराबर है CF dV बाई dt, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो CF d, ये वोल्टेज इस प्लेट पर है और V0 इधर है, तो d V2 माइनस V0 बटे dt, CF इंटू d V2 माइनस V0 बटे dt। अब हम इक्वेशन 2 के अनुसार I1 इज इक्वल टू IF, सो C आप बराबर लिख सकते हैं इसको V इन माइनस V2 ओवर R1 इज इक्वल टू CF D V2 माइनस V0 बटे dt। तो ये एक तरह से हमारी इक्वेशन 2 में हमने I1 और IF का मान पुट कर दिया है। तो इसको मैं इक्वेशन 3 मान सकता हूं। इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गई है। अब मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ओपैम्प का गेन बहुत हाई होता है, तो इस वजह से जो ये V1 और V2 आप देख रहे हैं, तो V2 का मान ऑलमोस्ट 0 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि सारी करंट यहां से पास हो रही है। तो I1 इज नियरली इक्वल टू IF, सो V2 जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 0। तो पुटिंग V2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो आपको प्राप्त होगा V इन ओवर R1 माइनस 0 बराबर CF D 0 माइनस V0 बटे dt। आपने V2 इक्वल टू 0 पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 3 में। अब ये आपको मिलेगी इक्वेशन V इन ओवर R1 इज इक्वल टू CF D माइनस V0 बटे dt, CF D माइनस V0 बटे dt। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन 4, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि V इन ओवर R1 इज इक्वल टू CF माइनस dV0 बटे dt। तो यानी कि आपका जो आउटपुट है वो अभी डेरिवेटिव या अवकलित फॉर्म में है, तो आपको इसको बाहर निकालना होगा, तभी आप V0 का आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको बाहर निकालने का इस अवकलन से तरीका यही है कि आपको इसका दोनों तरफ इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये आपका इस तरह से प्राप्त होगा V इन बटे R1 और माइनस CF आप अलग निकाल लीजिए, तो ये D V0 बटे dt। इस तरह से हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया है। तो देखिए क्या होगा, जब हम dt के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका V0 तो हट जाएगा, और आपका अब आपको जो मिलेगी वो फॉर्म ये होगी कि V0 इज इक्वल टू माइनस R1 CF इंटीग्रेशन 0 टू t, अगर हम लिमिट भी मान के चलें तो 0 टू t V इन dt, इंटीग्रेशन 0 टू t V इन dt प्लस कांस्टेंट
क्योंकि आपने अवकलन किया है तो आपको मिलेगा प्लस कांस्टेंट। तो हम ये देख रहे हैं इक्वेशन आपके पास प्राप्त हुई है v0 माइनस 1/r1 CF 0 to t v in dt प्लस c। यानी कि ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि आपको जो आउटपुट का मान प्राप्त हो रहा है वो माइनस 1/r1 CF 0 to t v in dt प्राप्त हो रहा है। यानी कि आउटपुट में आपको इनपुट का समाकलन प्राप्त हो रहा है। यही हम सिद्ध करना चाहते थे कि इस सर्किट की जो फंक्शनिंग है वो आउटपुट में इनपुट का समाकलन मिले। तो हम इसलिए इस सर्किट को नाम देते हैं इंटीग्रेटर सर्किट। तो इस इक्वेशन से सिद्ध है, इक्वेशन 5 मान सकते हैं, इस इक्वेशन से सिद्ध है कि ये वाला सर्किट इंटीग्रेटर का काम करता है और हमें आउटपुट में इनपुट का इंटीग्रेशन मिलता है। तो यूजिंग ओपैम्प। अब आप इसमें इनपुट में कोई भी वेवफॉर्म दे सकते हैं। जैसे कि यदि मैं साइन वेव दूं तो क्या प्राप्त होगा। साइन वेव आप जान सकते हैं, साइन वेव है इस प्रकार की वेव साइन वेव कहलाती है। तो ये मुझे कॉस वेव मिलेगी। तो कॉस वेव आप बना सकते हो वेरी इजीली इस प्रकार से। ये आपका कोसाइन वेव है, तो साइन वेव कन्वर्ट हो गया कोसाइन वेव में। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, यदि आप इनपुट में साइन देते हैं तो कोसाइन वेव मिलेगी। इसी प्रकार यदि आप इनपुट में स्क्वायर वेव देते हैं इस प्रकार, यदि आप इनपुट में स्क्वायर वेव देते हैं तो आउटपुट आपको ट्रायंगुलर वेव मिलेगा। और नेगेटिव साइन जो आप देख रहे हैं आउटपुट में, क्योंकि ये इन्वर्टिंग इनपुट पर हो रहा है तो इन्वर्टिंग मोड में है, तो इसीलिए आपको आउटपुट में हमेशा नेगेटिव साइन मिलते हैं। तो अगर आप स्क्वायर वेव दें तो आपको इंटीग्रेट होकर के ये ट्रायंगुलर वेव मिलेगा, यानी कि इस प्रकार का वेव आपको प्राप्त होगा। तो नेगेटिव में फेज है इसीलिए आपको ये नेगेटिव डायरेक्शन मिला है। तो अगर आप स्क्वायर वेव देते हैं तो आउटपुट में आपको ट्रायंगुलर वेव प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि ओपैम्प की सहायता से, इंटीग्रेटर सर्किट की सहायता से आप किसी भी इनपुट का आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम इसको इंटीग्रेटर सर्किट कहते हैं।